आपने किसी की पार्टी को तोड़ने के लिए पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा हो, खजाना खोल दिया हो, हर एक सांसद को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हो और ये कह दिया गया हो कि आप अपनी पार्टी से गद्दारी करिए, मौज उड़ाइए। लेकिन आखिरी वक्त में आपको पता लगे जिन सांसदों पर आप भरोसा कर रहे थे उनमें से कुछ सांसद तो उसी अपनी पर्टिकुलर पार्टी के भरोसेमंद नेता हैं और उन्होंने आपका खेल बिगाड़ दिया है, तो बौखला जाएंगे ना। जी हाँ, कुछ इसी तरह के हालात बीजेपी के बने हुए हैं। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से रोजाना नए नाम जोड़े जा रहे थे। आज 5, आज 10, आज 12, आज 14, आज 17, आज 19, बस 20वें सांसद का इंतजार। लो भैया, 20वें सांसद का इंतजार भी पूरा, टीएमसी खत्म। 2/3 सांसदों पर अपना बहुमत, नया गुट मिलाकर बीजेपी में शामिल होंगे। तमाम खेल खत्म। ममता बनर्जी देखती रह गई, हाथ पांव फूल गए, हालत खराब हो गई। इन सब के बीच कांग्रेस का जो एक प्रस्ताव आया था कि आइए विलय कर लीजिए, उसके लिए समय मांगा था ममता बनर्जी ने। उधर ममता बनर्जी कांग्रेस को इसलिए समय दे रही थी क्योंकि जिन बागी सांसदों की लिस्ट लहराई जा रही थी उसमें से कई खुद ममता बनर्जी के भरोसेमंद थे, जिन्होंने आखिरी वक्त में खेल खराब कर दिया। ना दाल गल पाई सांसदों की, बागी सांसदों की करोड़ों रुपए मिलने वाले थे जैसा कि दावा किया जा रहा है कीर्ति आजाद की तरफ से और कई पत्रकारों की तरफ से, वो भी नहीं हो पाया। ना वो बागी सांसद काम आ पाएंगे, तमाम चीजें खेल बिगड़ गया। और इन सब के बीच बौखलाई हुए बीजेपी ने काम किया। क्या किया? वही ईडी की रेड डालिए, सांसदों और विधायकों को परेशान करिए, फिर से भाई काम शुरू हो गया। जैसे ही पता लगा कि नहीं भैया दाल नहीं गलने वाली, एक के बाद एक कार्रवाइयां शुरू कर दी। इसके बीच में भी पिछले 5, 7, 10 दिनों में जब तक लगातार अच्छी खबर आ रही थी बीजेपी के लिए, ईडी भी शांति, सीबीआई शांति, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन अब रात में भी विधायक और सांसदों के घर पर पहुंच रही है। कहा क्या हो रहा है जरा आज दिखाने चाह रहा हूं। इसी ने पोल खोली है। मैं पहले भी कह रहा था ये कोई और राजनीतिक दल या कोई और नेता नहीं है, ये ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी ने यकीनन पानी पिला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब कार्रवाई का दौर शुरू हुआ क्योंकि जब आपके सपने पूरे नहीं हो पाते, और सपना सिर्फ टीएमसी को तोड़ना भर नहीं था, इससे एक चीज से कई निशाने, एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं ना, वो करना था। एक तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जैसी पार्टी, या यूं कहा जाए ममता बनर्जी जैसी नेता के तेवर ठंडे करने थे, जिससे ना वो लोकसभा आ पाए ना राज्यसभा आ पाए, इसलिए एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जिससे तुरंत कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट सुनवाई करेगी, एक ऐसी मुकम्मल सजा दी जाएगी जिसके तहत अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगी ममता बनर्जी। ये प्रोग्राम सेट किया, उनके सांसदों को तोड़कर उनकी पार्टी को खत्म कर लिया जाएगा। ये तमाम चीज थी, राजनीतिक उनका वजूद खत्म, ये तमाम चीजें थी, पूरा प्रोग्राम सेट था। करोड़ों वाली बात मैंने आपको बताई थी, कुछ नहीं हो पाया। शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने दोनों ने मिलकर ऐसा खेल किया कि अब वो सांसद ही परेशान है कि वापस जाए या क्या करें। तो अब पिछले कुछ दिनों से जो शांत चल रही थी बीजेपी, अचानक से फिर से वही छापा, वही पूछताछ। वो बात अलग है कि बीजेपी के एक लाडले मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, नाम ले देता हूं, शुभेंदु अधिकारी, जो बना रखे हैं खुद कैमरे में। ममता बनर्जी अब तक कैमरे में कैद नहीं हुई कि रिश्वत ले रही हूं। अभिषेक बनर्जी कैद नहीं हुए, खुद शुभेंदु अधिकारी कैद है, जिनको लेकर मोदी शाह, उनके खिलाफ कुछ नहीं। तो अब देखिए पहले क्या हुआ, जरा देखिए। तो अभिषेक बनर्जी 2 बजे इनके घर में आती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लोग आते हैं, क्योंकि वो तभी जागती है यहाँ की जांच एजेंसियां जब बीजेपी का सपना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा होता है। अब बीजेपी इस बात को लेकर हैरत में ज्यादा है कि यार ये हुआ क्या। सब कुछ चंगा सी लग रहा था, चाणक्य का नाम एक बार फिर से चरम पर आने वाला था। हर रोज गोदी मीडिया गुणगान गा रही थी कि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों पर इतना अत्याचार किया है कि देखिए जैसे ही वो हारी उसके बाद उनके चंगुल से हर कोई बाहर आना चाहता है। लेकिन फिर खबरें आने लगी कि ये सारा खेल तो पैसे का था, कुछ को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। और फिर देखिए इन्होंने अपनी पोल खुद ही खोल दी। जब इनका खेल बिगड़ता नजर आया तो अभिषेक बनर्जी घर पर रात को 2 बजे, या यूं कहा जाए सुबह 2 बजे जो होता नहीं है, वहां पर पुलिस भेज दी जाती है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं मेरा पूरा घर चेक कर लिया गया, वेदर आई हैव केप्ट हिम और नॉट, गो एंड आस्क इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछिए। अच्छा, मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। जिस मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है
वो मामला इतना बड़ा तूल बना दिया गया है जिससे अभिषेक बनर्जी जेल जाए। लेकिन सवाल उठता है कि उससे भी बड़ा बयान अगर इस देश का गृह मंत्री दे तो क्या कार्रवाई होगी उस पर? मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে তৃণমূলের নেতাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন অমিত শাহর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবার ক্ষমতা ইলেকশন কমিশনের নেই, তাই আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারবে। সরকার বদলেছে, মামলা হয়েছে। তাহলে আমার বিরুদ্ধে যদি মামলা হয় আমি ডিজে বাজাবো বলে তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না কেন? अब देखिए इसमें यही कहा जा रहा है, अगर मेरे डीजे वाले बयान पर मुझ पर एफआईआर हुई है, अभिषेक बनर्जी का कहना है कि डीजे वाले बयान पर मुझ पर अगर एफआईआर हुई है तो अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं है? जब उन्होंने कहा टीएमसी के लोगों को उल्टा उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, ये इनका दावा है कि अमित शाह ने ऐसा बयान दिया था कि टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तो उन पर एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर होती है अभिषेक बनर्जी पर, एफआईआर होती है ममता बनर्जी पर। और मैं फिर बता रहा हूं ये एफआईआर की वजह क्या है। वजह वही है कि आनन फानन में जब लगेगा कि सारे इनके दावपेच फेल हो गए तो इस मामले में इनको मुकम्मल सजा दिलाई जाएगी, जिससे कम से कम ये चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित हों। और यही एक हथकंडा इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ बीजेपी चल चुकी है कि अयोग्य घोषित कराओ, मुख्यमंत्री वो रह नहीं पाएगा। अभी आपने देखा, अभी लाए भी थे एक बिल जिसके जरिए अगर आरोपी होंगे या कुछ होगा, कन्विक्टेड होंगे, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मंत्री पद छोड़ना होगा। ये तमाम चीज़ें बहुत अलग है कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इतने साल का कोई नेता होगा इनकी अपनी पार्टी में, 75 साल का होने के बाद उसे विदाई देनी होगी राजनीतिक तौर पर, लेकिन खुद तो टिके हुए हैं या दूसरों के लिए बनाते हैं नीति नियम। तो यही सवाल उन्होंने पूछ लिया है। अब देखिए सागरिका घोष है, उन्होंने ये पूरा लिखा, और क्या लिखा है जरा मैं पढ़कर बताता हूँ। सागरिका घोष ने लिखा, शनिवार 13 जून सुबह 3 बजे पुलिस जो है कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंचती है। सुबह 5 बजे ताले तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया जाता है। ओके, सुबह 6:30 बजे तलाशी शुरू होती है दूसरी मंजिल से लेकर छत तक, जो 90 मिनट तक चलती है। नतीजा, जब्ती रिपोर्ट कहती है कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना, डराना, धमकाना और मानसिक प्रताड़ना। ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्षी नेता पर शर्मनाक हमला, बदले की भावना वाली साजिश भरी और घटिया हरकतें, शर्म की बात है बिल्कुल, क्योंकि अकेले यही नहीं है। अभिषेक बनर्जी के साथ साथ देखिए एक और कार्रवाई, टीएमसी के नेता है मदन मित्रा, ये टीएमसी के विधायक है मदन मित्रा। आपको मालूम है कि 80 विधायक इस बार टीएमसी के जीते, कैसे जीते उस पर नहीं जा रहे, उसमें से 60 विधायक बागी हो गए, ऐसा कहा गया। सबका हृदय परिवर्तन 60 विधायकों का अचानक हुआ, लेकिन जो 20 विधायक ममता बनर्जी के साथ खड़े उसमें से एक मदन मित्रा भी हैं, ये टूटे नहीं तो इनके कई ठिकानों पर ईडी की रेड हो जाती है। बाकी दूध के धुले हैं। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने मदन मित्रा के जुड़े 60 ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी कोलकाता टीम ने कार्रवाई टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा पर लगे म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले के सिलसिले में की जा रही है। बस शर्त एक ही है, अभी सारी जांच पड़ताल कार्रवाइयां बंद हो जाएं, मदन मित्रा भी साथ छोड़ दें बस टीएमसी का, बीजेपी में आने के लिए खुली बाहों से खड़े हो जाए। यकीन मानकर चलिए ईडी इनकी फाइल नहीं ढूंढ पाएगी। नमस्कार।